नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 26 अक्टूबर 2020 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है का टाइटल है फर्स्ट टिप ऑफ ऑन मिलिटेंट्स हू केम फ्रॉम अ लेबरर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक मजदूर से मिली पुंछ में आतंकियों की पहली गुप्त सूचना। 11 अक्टूबर को पुंछ में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा 5 सैनिकों के मारे जाने से एक दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में उनकी मौजूदगी की पुष्टि करते हुए फोन पर बातचीत को इंटरसेप्ट किया। पुंछ मुठभेड़ जो 15 दिनों से जारी है, एक दशक से अधिक समय में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में घने जंगलों में इस तरह के सबसे लंबे ऑपरेशनों में से एक है। 11 अक्टूबर से पुंछ, मेंढर, राजौरी क्षेत्र में 3 अलग अलग घटनाओं में आतंकवादियों ने अब तक सेना के 9 जवानों की हत्या कर दी है और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों सहित 3 अन्य को घायल कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर को कम से कम 2 हथियारबंद लोगों ने एक श्रमिक शिविर में प्रवेश किया और एक कार्यकर्ता से उसका फोन मांगा। मजदूर जिसका फोन छीन लिया गया था, निकटतम सेना चौकी पर चला गया और अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एससी टेल्स पैनल टू मैक्सिमम वाटर लेवल एट मुल्ला पेरियार डैम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल से मुल्ला पेरियार बांध में अधिकतम जल स्तर तय करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को पर्यवेक्षी समिति को केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। केरल ने कहा कि जल स्तर 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि अदालत ने 24 अगस्त 2018 को आदेश दिया था, जब राज्य बाढ़ की चपेट में था। दूसरी ओर तमिलनाडु ने अदालत को सूचित किया कि 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे बांध का स्तर 137.2 फीट था। तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता वी कृष्णमूर्ति ने कहा कि उनके राज्य के अधिकारी केरल के लोगों के साथ जमीन पर बातचीत कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री ने अपने तमिलनाडु समकक्ष को पत्र लिखा है। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि उन्होंने यानी कि केरल के सीएम ने केवल इतना कहा कि उन्हें शटर खोलने से पहले सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जलाशय में पानी का प्रवाह 2220 क्यूसेक था और बहिर्वाह 2200 क्यूसेक था। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। जलस्तर को 139 फीट से अधिक नहीं बढ़ाने के केरल के तर्क के संबंध में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 और 2014 के निर्णयों में अधिकतम जलस्तर 142 फीट निर्धारित किया था। अदालत ने केरल और तमिलनाडु के अधिकारियों से जिम्मेदारी से बातचीत करने और जान माल के किसी भी खतरे से बचने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है डीयू अनाउंसेस स्पेशल कट ऑफ फॉर एलिजिबल स्टूडेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। डीयू ने योग्य छात्रों के लिए विशेष कट ऑफ की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने विभिन्न योग्यता आधारित स्नातक कार्यक्रमों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सोमवार को एक विशेष कट ऑफ सूची जारी की। छात्र जो किसी भी कारण से पहले की 3 कट ऑफ सूची में प्रवेश नहीं ले पाए थे, वे अब ऐसा कर सकते हैं। तीसरी और चौथी सूची के बीच जारी की गई विशेष कट ऑफ सूची के तहत पिछले दौर के बंद हुए प्रमुख कॉलेजों के कुछ पाठ्यक्रम फिर से खुल गए हैं, जिससे उन लोगों को मौका मिल रहा है जिन्होंने तब आवेदन नहीं किया था। एक उदाहरण देते हुए विश्वविद्यालय ने कहा कि यदि कॉलेज ए के लिए एक विशिष्ट श्रेणी के लिए बीएससी ऑनर्स गणित के लिए पहली कट ऑफ 98% थी और कॉलेज ने उसी के लिए दूसरी और तीसरी कट ऑफ घोषित नहीं की, लेकिन बाद में कुछ सीटें खाली हो गईं, तो विशेष श्रेणी के लिए बीएससी ऑनर्स गणित के लिए विशेष कट ऑफ 98% होगी। डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि जिन आवेदकों ने विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में पहले की 3 कट ऑफ सूची में से किसी एक में प्रवेश प्राप्त किया है, वे विशेष कट ऑफ में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। सूची के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर को रात 11:59 बजे है और प्राचार्य 28 अक्टूबर तक कट ऑफ को मंजूरी देंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है महाराष्ट्र रिकॉर्ड्स इट लोवेस्ट सिंगल डे काउंट इन फर्स्ट वेव। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
महाराष्ट्र ने पहली लहर के बाद से अपनी सबसे कम एकल दिवसीय गणना दर्ज की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र ने महामारी की पहली लहर के बाद से अपना सबसे कम एकल दिवसीय उछाल दर्ज किया। राज्य ने सोमवार को सिर्फ 889 नए कोविड-19 मामलों की रिपोर्टिंग की। 1586 नई वसूली के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 23,184 हो गई। 36 में से 32 जिलों में किसी भी मौत की सूचना नहीं होने के साथ 12 मौतों की समान रूप से कम मृत्यु दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा कि पुणे, मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहां मौतें दर्ज की गईं। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवाटे ने बताया कि राज्य के 14 जिलों में आज एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि 12 अन्य जिलों में एकल अंक मामले में वृद्धि देखी गई है। हालांकि कम मामलों को परीक्षण किए जा रहे नमूनों की तुलनात्मक रूप से कम संख्या के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पिछले 24 घंटों में 1 लाख से भी कम, जबकि औसत दैनिक नमूना परीक्षण के आंकड़े 1.75 लाख से अधिक हैं। महाराष्ट्र की संचयी मृत्यु अब 1,40,028 है। मामले की मृत्यु दर 2.12% पर स्थिर बनी हुई है। कुल मामले अब 66,03,850 हैं, जबकि राज्य की संचयी वसूली बढ़कर 64,37,025 हो गई है, जिसमें वसूली दर 97.47% है। डॉक्टर आवटे ने कहा कि अब तक परीक्षण किए गए कुल 6,19,78,155 प्रयोगशाला नमूनों में से 66,03,850 यानी कि औसत मामलों की सकारात्मकता 10.66% तक गिरने के साथ सकारात्मक लौटे हैं। पिछले 24 घंटों में 85,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। पुणे ने सिर्फ 179 नए मामले दर्ज किए, जिसके कुल मामले 11,53,419 हो गए, जबकि 2 मौतों ने कुल को 19,080 से अधिक कर दिया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है इट्स रेनिंग गोल्ड फॉर यदाद्री गोपुरम वर्क। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यदाद्री गोपुरम के काम के लिए सोने की बारिश हो रही है। चूंकि यादाद्री में लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के लिए सोने का दान तेजी से हो रहा है, अधिकारियों ने काम जल्दी शुरू होने का फैसला किया है। यादाद्री मंदिर विकास प्राधिकरण के जी किशन राव ने कहा कि हम योजना से पहले काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अच्छी मात्रा में सोना दान करना शुरू कर दिया है। हमारा अनुमान है कि विमान गोपुरम पर चढ़ाने के लिए 125 किलोग्राम सोने की आवश्यकता होगी। यादाद्री मंदिर विकास प्राधिकरण के श्री राव ने आगे कहा कि हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू होने से पहले गोपुरम में तांबे की एक प्रारंभिक परत लगानी होगी। मंदिर का विमान गोपुरम 43 फीट की ऊंचाई तक ऊंचा है और भोगीर सिकंदराबाद मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों सहित मीलों तक दिखाई देगा। 19 अक्टूबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा योजना का अनावरण किए जाने के बाद साधुओं से लेकर उद्योगपतियों, राजनेताओं और कॉरपोरेट घरानों तक सोने के दान का वादा जारी है। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की ओर से 1.16 किलो सोना देने का वादा किया और कहा कि तेलंगाना के हर कोने में रहने वाले लोगों को मंदिर के लिए सोना खरीदने के लिए पैसे दान करने का मौका मिलेगा। हम मंदिर के लिए धन इकट्ठा करने के लिए राज्यों में 769 ग्राम पंचायतों, 3,600 नगर पालिका वार्डों और 142 नगर पालिकाओं तक पहुंचेंगे, ऐसा श्री राव ने कहा। जहां घोषणाएं सोने के दान के बारे में की गई हैं, वहीं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे जमा करने और आवश्यक मात्रा में सोना खरीदने के बारे में मुख्यमंत्री का बयान स्पष्ट है। भारत में सोने की परत चढ़ाने वाले पहले मंदिरों में से एक अमृतसर में हरमिंदर साहिब था, जिसके लिए महाराजा रणजीत सिंह ने 200 साल पहले सोना दे सेवा के रूप में 16.39 लाख का दान दिया था। 2018 से पहले की एक योजना में लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के ध्वज स्तंभम के साथ साथ शयनशाला में सोना चढ़ाना शामिल था। मंदिर के लिए कुछ बड़े दानकर्ता हैं। मेगा इंजीनियरिंग, जिसने 6 किलो सोने का वादा किया, हेट्रो फार्मा के मालिक 5 किलो और नागार कुर्नूल विधायक एम जनार्दन रेड्डी 2 किलो। लिफाफा गणना के पीछे से पता चलता है कि अब तक लगभग 40 किलो सोने का वादा किया गया है। YTDA द्वारा सोना चढ़ाना कार्य के लिए दान को सुव्यवस्थित करने
के लिए एक विशेष खाता बनाया गया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है थेस्पियन रजनीकांत गिवन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। थेस्पियन रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अभिनेता रजनीकांत को दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार अपने परिवार और सहयोगियों को समर्पित किया। असुरन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए धनुष और भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी और पंगा हिंदी में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म मराक्कर अरबिक्का दलिंते सिंघम को मिला। तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाले फैक्ट्स हैं कि असुरन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए धनुष और भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके अलावा कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार दिया गया और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म मराक्कर अरबिक्का दलिंते सिंघम को मिला। समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री रजनीकांत ने कहा कि मैं इस पुरस्कार को पाकर बेहद खुश हूँ। मैं इस श्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए सरकार का आभारी हूँ। मैं इस पुरस्कार को अपने मेरे गुरु के बाल चंदर सर को समर्पित करता हूँ। मैं अपने भाई सत्यनारायण राव को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन में एक पिता के समान हैं, जिन्होंने मुझे महान मूल्य दिए। उन्होंने अपने मित्र राज बहादुर को भी धन्यवाद दिया जो बेंगलोर परिवहन सेवा में उनके दिनों से उनके सहयोगी थे। उन्होंने मुझे अभिनय प्रतिभा के प्रति मेरी लगन को देखा और मुझे सिनेमा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं इस पुरस्कार को अपने सभी निर्माताओं, निर्देशकों, तकनीशियनों, कलाकारों, वितरकों, मीडिया और अपने सभी प्रशंसकों और अपने सबसे महत्वपूर्ण तमिल लोगों को समर्पित करता हूँ। एक मैटिनी मूर्ति श्री रजनीकांत की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस महान देश के महान सपूतों में से एक हैं। प्रतिष्ठित अभिनेता के अतुलनीय अभिनय कौशल ने भारतीय फिल्म उद्योग को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सामूहिक अपील के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। अभिनेता पल्लवी जोशी और विजय सेतुपति को क्रमशः द काशकंद फाइल्स और सुपर डिलक्स में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार ताजमहल मराठी के निर्माताओं को मिला, जबकि सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ट्रॉफी आनंदी गोपाल मराठी को मिली। एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मुथुकुट्टी जेवियर को हेलेन मलयालम के लिए दिया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉज फ्रॉम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से हट गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश से वापस आ गया है। यह एक लंबी खींची गई प्रक्रिया है जो आमतौर पर राजस्थान में 17 सितंबर से शुरू होती है और 15 अक्टूबर तक समाप्त होती है। इस साल हालांकि निकासी केवल 6 अक्टूबर को शुरू हुई। IMD ने कहा कि 1975 से 2021 तक 25 अक्टूबर के बाद केवल 7 बार मानसून वापस आया था। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 6 2000 के बाद से हुए हैं। पिछले साल जिसमें भारत के रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी जो कि लंबे समय से 9% अधिक थी। अवधि औसत दक्षिण पश्चिम मानसून केवल 28 अक्टूबर को ही पूरी तरह से वापस ले लिया, जबकि सितंबर आमतौर पर वह महीना होता है जो अंत की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में मानसून के 4 महीने के प्रवास के लिए 2021 में महत्वपूर्ण वर्षा देखी गई है। देश में 135% अधिक वर्षा हुई है सीजन के लिए सामान्य की तुलना में। जब अगस्त समाप्त हुआ तो भारत खतरनाक रूप से वर्षा की कमी के करीब था और जून से अगस्त के अंत तक सामान्य से लगभग 9% कम था। अक्टूबर में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। केरल और उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली का टाइटल है डिफेंस एक्सपोर्ट्स अप बाई 334% इन 5 इयर्स राजनाथ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 5 साल में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा। राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा
रक्षा उद्योग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया भर की संस्थाओं के सहयोगात्मक प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है और भारत अब 75 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमारा निर्यात प्रदर्शन हमारे रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का एक मजबूत संकेतक है। श्री सिंह ने डेफ एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल में ऐसा कहा, जिसमें 200 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई थी, जिसमें राजदूत, मिशन प्रमुख और अन्य रक्षा संलग्न भी शामिल थे। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि गोलमेज का उद्देश्य 10 से 13 मार्च 2023 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाले डेफ एक्सपो 2022 योजना, व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में राजदूतों को जानकारी देना था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कमांडरों का सम्मेलन शुरू। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि 2021 के 4 दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन जो सोमवार से शुरू हुआ ने सैन्य अभियानों के साथ साथ मेजर जनरलों के, लेफ्टिनेंट जनरलों के पदोन्नति बोर्ड और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) में अधिकारियों के नामांकन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। कश्मीर में बढ़ती हिंसा, पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध और मध्य और पूर्वी सेक्टरों में चीनी सेना द्वारा अतिक्रमण के बीच यह सम्मेलन हो रहा है। पूर्वी लद्दाख में विघटन और डी एस्केलेशन अभी भी अधूरा है। सेना लगातार दूसरे वर्ष सेक्टर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात रहने के लिए कमर कस रही है। सेना ने सम्मेलन में कहा था कि शीर्ष नेतृत्व वर्तमान और उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार मंथन करेगा, ताकि सीमाओं की स्थिति और कोविड-19 महामारी द्वारा लगाई गई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भविष्य के पाठ्यक्रम को तैयार किया जा सके। सेना कमांडरों का सम्मेलन अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित एक शीर्ष स्तरीय कार्यक्रम है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है FAA स्टार्ट्स 5-day ऑडिट ऑफ DGA। चलिए इसे पढ़ते हैं। FAA ने DGCA का 5 दिवसीय ऑडिट शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के विमानन प्रहरी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने सोमवार को भारत के सुरक्षा नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का 5 दिवसीय ऑडिट शुरू किया। DGCA के एक अधिकारी ने कहा कि यह एक नियमित जांच है जो हर 2 से 3 साल में की जाती है। इस बार कोविड-19 के कारण इसमें देरी हुई। अपने इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट IASA प्रोग्राम के तहत FAA यह निर्धारित करता है कि क्या किसी अन्य देश की अपनी एयरलाइनों की निगरानी जो अमेरिका में संचालित होती हैं या एक अमेरिकी एयरलाइन के साथ कोड शेयर समझौता है, जो वैश्विक एविएशन वॉचडॉग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है। FAA अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का पालन करने की भारत की क्षमता पर गौर करेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, FAA क्या है? तो FAA एक अमेरिकी एयरलाइन के साथ किया गया कोड शेयर समझौता है जो वैश्विक एविएशन वॉचडॉग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है। तो इसके साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है SC6 इफेक्ट ऑन सेंट्रल विस्टा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर हलफनामा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार के एक हलफनामे में स्पष्ट करने के लिए कहा कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा के हिस्से के रूप में उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवासों के लिए बस टर्मिनल और पड़ोस पार्क से भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन की आवश्यकता है। जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के प्रतिनिधित्व वाली सरकार से योजना में संशोधन की आवश्यकता पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुनवाई राजीव सूरी द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित थी, जिसका प्रतिनिधित्व वकील शिखिल सूरी ने किया था। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका प्लॉट नंबर 1 में भूमि उपयोग के प्रस्तावित संशोधन तक सीमित थी। याचिका में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को जारी अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया गया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा में प्लॉट नंबर 1 के लिए जोन D के जोनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए भूमि में बदलाव
बदलाव को अधिसूचित किया गया है। मनोरंजन क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसने यहाँ भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन में कोई सार्वजनिक हित प्रदर्शित नहीं किया है। श्री मेहता ने अदालत को मौखिक रूप से पुष्टि की इस भूखंड के लिए उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास निर्धारित किए गए थे। न्यायमूर्ति खानविलकर ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र अब उपलब्ध नहीं, क्या मनोरंजन क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है। श्री मेहता ने कहा खेल क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया। सॉलिसिटर जनरल ने आगे पूछा कि क्या संसद में मनोरंजन क्षेत्र होना संभव नहीं है, पर श्री मेहता ने कहा कि सरकार शीघ्र ही अपना हलफनामा दाखिल करेगी। बेंच को शुक्रवार यानी 30 अक्टूबर को फिर से तत्काल सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए मना लिया गया है। श्री सूरी ने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधन जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, साथ ही साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन दिल्ली के निवासियों और भारत के नागरिकों को सेंट्रल विस्टा में अत्यधिक कीमती खुले और हरे भरे स्थानों से वंचित कर देगा। जीवन के अधिकार में एक स्वस्थ जीवन का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले ने सरकार को 2 करोड़ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाया था। फैसले में मौजूदा 93 साल पुराने विरासत भवन की तुलना में 3 गुना बड़ी नई संसद के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था और भारत के पावर कॉरिडोर के लिए 86.1 एकड़ भूमि के उपयोग में संशोधन से संबंधित था। इसी के साथ ही न्यूज समाप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली न्यूज का टाइटल है CO2 emissions in 2020 above decadal average। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2020 में CO2 उत्सर्जन दशकीय औसत से ऊपर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि 2019 से 2020 तक CO2 में वृद्धि 2018 से 2019 की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन पिछले एक दशक में औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक थी। यह महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण 2020 में जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन में लगभग 5.6% की गिरावट के बावजूद है। अगले सप्ताह ग्लासगो में महत्वपूर्ण वार्ता से पहले, जहां देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के तरीकों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अद्यतन आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में महामारी के व्यवधान ने समग्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रूप से सेंध नहीं लगाई। मीथेन के लिए 2019 से 2020 तक की वृद्धि 2018 से 2019 तक देखी गई वृद्धि की तुलना में अधिक थी और पिछले एक दशक में औसत वार्षिक विकास दर से भी अधिक थी। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए भी वृद्धि अधिक और पिछले 10 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि दर से भी अधिक थी। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA वार्षिक ग्रीन हाउस इंडेक्स AGGI से पता चलता है कि 1990 से 2020 तक लंबे समय तक रहने वाली ग्रीन हाउस गैसों LLGHG द्वारा विकिरण बल में 47% की वृद्धि हुई, जिसमें CO2 वृद्धि का लगभग 30% हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2020 में 413.2 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गई और पूर्व औद्योगिक असर का 149% है। मीथेन 262% है और नाइट्रस ऑक्साइड 1750 के स्तर का 123% है। जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करना शुरू कर दिया था, मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित CO2 का लगभग आधा हिस्सा आज वायुमंडल में बना हुआ है। शेष आधा भाग महासागरों और भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा लिया जाए। बुलेटिन जैसा कि WMO रिपोर्ट कहा जाता है, चिंता व्यक्त भूमि पारिस्थितिकी तंत्र और महासागरों में कार्य करने क्षमता भविष्य में कम प्रभावी प्रकार को बड़े तापमान के खिलाफ बफर के रूप कार्य कर क्षमता कम। बुलेटिन से पता चलता है कि 90,000 तक लंबे समय तक रहने वाली ग्रीन हाउस गैस द्वारा विकिरणकारी बल हमारी जलवायु पर प्रभाव 43% वृद्धि का लगभग 80% दर है। ये आंकड़े WMO ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच पर गिराने पर आधारित। WMO के महासचिव ने कहा, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता में वृद्धि की वर्तमान दर हम इस सदी के अंत तक पेरिस समझौते पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक के तापमान वृद्धि के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ओनली यूपी हैज इश्यूड ऑयल स्टॉक लिमिट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सिर्फ यूपी
ने जारी की तेल स्टॉक लिमिट। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र द्वारा खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा लगाने का निर्देश देने के 2 सप्ताह के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने वास्तव में स्टॉक सीमा आदेश का पालन किया है और जारी किया है। सोमवार को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद खाद्य मंत्रालय ने कहा कि अन्य राज्यों ने स्टॉक सीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और 8 ने सीमा तय करने की प्रक्रिया। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सरसों और ताड़ के तेल की राष्ट्रव्यापी औसत खुदरा कीमतें पिछले साल में 45% अधिक, जबकि सोया तेल कीमतों में 53%। त्योहारी सीजन की मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी से खुदरा दरों में बढ़ोतरी की भावना, जिससे केंद्र को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, स्टॉक सीमा और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर आंदोलन बंद आदेश 2000 को 8 अक्टूबर को जारी करने की उत्तर प्रदेश 4 दिन तक आधारित है। सोमवार की बैठक में खाद्य और सार्वजनिक वितरण पार्थ एस दास राज्यों से आग्रह किया कि वे त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं स्टॉक सीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों ने केंद्र सूचित किया कि स्टॉक सीमा पावों जारी किया गया है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार पहले ही जमा कर के साथ ये न्यूज। अगली न्यूज का टाइटल है पॉडकास्ट ऑन फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन पॉडकास्ट लॉन्च। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अगले साल स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में सोमवार को स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला का शुभारंभ किया। श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी उन लोगों और आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जिनमें से कुछ को पारंपरिक स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी में जगह नहीं मिली। पॉडकास्ट सीरीज के लिए अमृत महोत्सव.nic.in, स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ईरान टू होस्ट मीट ऑन अफगानिस्तान। चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर बैठक की मेजबानी करेगा ईरान। ईरान अफगानिस्तान के भविष्य पर अगले दौर की क्षेत्रीय चर्चा बुधवार को बैठक में करेगा। बैठक की घोषणा करते हुए ईरानी अधिकारी ने सोमवार को पुष्टि की कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और इसके क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों को आतंकवाद निर्यात करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस के विदेश मंत्री शामिल होंगे और इसका उद्देश्य सभी जातीय समूहों की भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार बनाने में अफगानिस्तान की मदद करना है। ईरान ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह बैठक निरंतर और दूसरे दौर की चर्चा के रूप में होगी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने 8 सितंबर 2021 से की थी। ईरान का दृढ़ विश्वास है कि एक स्थिर, सुरक्षित और विकसित अफगानिस्तान एक समृद्ध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि अपने सभी पड़ोसियों के हित, विशेष रूप से ईरान के इस्लामी गणराज्य, सुरक्षित हैं। परामर्श पिछले सप्ताह की 10 देशों की मॉस्को वार्ता के बाद सबसे बड़ी क्षेत्रीय बैठक है जिसमें भारत की भागीदारी देखी गई है। हालांकि तेहरान में होने वाली बैठक में भारत शामिल नहीं होगा, इस पर अटकलें शुरू हो गई हैं, जो यह दर्शाता है कि नई दिल्ली को छोड़कर शायद ईरान, इजराइल, संयुक्त अरब अमेरिका और अमेरिका के साथ भारत की हालिया चतुर्भुज बैठक पर अपनी नाखुशी व्यक्त कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने ईरान सम्मेलन के समय और पिछले सोमवार को चतुर्भुज बैठक में श्री जयशंकर की भागीदारी के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चतुर्भुज बैठक से पहले तेहरान की बैठक की योजना बनाई गई थी और भारत को पहले से बैठक की सूचना दी गई थी। इस बैठक में तालिबान के साथ और जुड़ाव की संभावना है। अफगानिस्तान के लिए विशेष रूसी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने सोमवार को कहा कि तालिबान के साथ कामकाजी संबंध बनाने के लिए मॉस्को वार्ता का सकारात्मक प्रभाव होगा। तेहरान की बैठक से तालिबान पर वैश्विक मांग को बल मिलने की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवाद अफगानिस्तान से उत्पन्न न हो। उन्होंने अंत में कहा कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और इसके क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों के खिलाफ किसी भी खतरे या आतंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है चाइना इज ए बिल्डर ऑफ पीस एंड प्रोटेक्टर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन शांति का निर्माता और वैश्विक व्यवस्था का रक्षक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा विश्व
विश्व स्तर पर अपनी बढ़ती दृढ़ता पर व्यक्त की गई चिंताओं के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को प्रतिज्ञा की कि चीन हमेशा विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखेगा। इस महीने ताइवान ने कहा था कि चीन के साथ सैन्य तनाव 40 से अधिक वर्षों में सबसे खराब स्थिति में था। बढ़ती चिंताओं के बीच की विशाल पड़ोसी सैन्य बल द्वारा स्वशासित द्वीप को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे वह अपना दावा करता है। राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में चीन वापसी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भाषण में चीन ने कहा कि यह हमेशा विश्व शांति का निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रक्षक रहेगा। चीन ने क्षेत्रीय संघर्षों, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक वैश्विक सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि चीन सभी प्रकार के आधिपत्य और सत्ता की राजनीति, एकतरफावाद और संरक्षणवाद का दृढ़ता से विरोध करता है। चीन ने सभी देशों से शांत विकास, न्याय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा देने का आग्रह किया, एक वाक्यांश का उपयोग करके कि सभी मानव जाति के समान मूल्य उन्होंने गढ़ा और पहली बार जुलाई की 100वीं वर्षगांठ के लिए एक भाषण में उल्लेख किया। 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने चीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने के लिए मतदान किया। ताइवान को निष्कासित कर दिया, जिसे चीन गणराज्य के नाम पर संयुक्त राष्ट्र की सीट पर कब्जा कर लिया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी सार्थक भागीदारी की अनुमति देने के लिए एक कॉल दोहराया, यह कहते हुए कि द्वीप कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक का हिस्सा नहीं था और इसकी सरकार को द्वीप के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसी के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट टू आरबीआई ऑन डेविएशंस इन रेगुलेटेड एंटिटीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लेखा परीक्षकों को विनियमित में विचलन पर आरबीआई को रिपोर्ट करनी चाहिए। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लेखा परीक्षकों का कर्तव्य है कि वे बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के ऑडिट से उत्पन्न होने वाले भौतिक महत्व के मामलों पर सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को रिपोर्ट करें। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर बाजार का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग में ऐसी सार्वजनिक भूमिका वित्तीय स्थिरता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक थी, यह देखते हुए कि बैंक सार्वजनिक जमा रखते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष ऑडिट न केवल एक घरेलू चिंता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक साधन भी है। वे सोमवार को शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी द्वारा आयोजित सम्मेलन में परिवीक्षाधीनों एवं भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अन्य अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। यह कठिन समय के दौरान अधिक महत्व रखता है, जैसे कि हम अभी कोविड-19 महामारी के कारण गुजर रहे हैं। वित्तीय बाजारों की बढ़ती जटिलता और कुशल संसाधन आवंटन के बारे में जनता से उच्च उम्मीदों के साथ ऑडिट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। श्री दास ने कहा कि गलत जानकारी से उप इष्टतम निर्णय या अतिरिक्त संसाधन आवंटित हो सकता है, जो न तो सार्वजनिक हित में होगा और न ही व्यक्तिगत हितधारकों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय जानकारी की समस्या को दूर करने के लिए एक आश्वासन तंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा तंत्र आंतरिक और बाहरी दोनों ऑडिट तंत्र के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है सितंबर इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स क्रॉसेस $9 बिलियन ईईपीसी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सितंबर इंजीनियरिंग सामान का निर्यात $9 अरब के पार ईपीसी। ईईपीसी ने कहा कि सितंबर 2021 में इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात $9 बिलियन को पार कर गया। यहाँ तक कि चीन, यूके और यूएई जैसे 25 शीर्ष निर्यात स्थलों में से 22 में भी वृद्धि दर्ज की गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी ने कहा कि
सितंबर में कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग गुड्स की हिस्सेदारी 26.7% रही। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि ईईपीसी के अध्यक्ष महेश देसाई ने कहा कि भारत का संचयी इंजीनियरिंग निर्यात अप्रैल से सितंबर 2020 में 32.4% अरब डॉलर से बढ़कर इस साल इसी अवधि यानी अप्रैल से सितंबर 2021 में 52.3 अरब डॉलर हो गया। उन्होंने कहा कि वार्षिक आधार पर यह 2021-22 में 105 बिलियन डॉलर में तब्दील हो जाएगा। पिछले 6 महीनों में लक्ष्य का 49% हासिल कर लिया गया है। ईपीसी ने कहा कि विकास दर्ज करने वाले अपने अन्य गंतव्यों में जर्मनी, तुर्की, इटली, यूके, मैक्सिको, वियतनाम और सिंगापुर शामिल हैं। 6 देशों और व्यापारिक ब्लॉकों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों एफटीए को फास्ट ट्रैक करने के कदम का स्वागत करते हुए श्री देसाई ने कहा कि सरकार को पहले के ऐसे समझौतों से सबक लेना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि पहले हस्ताक्षरित एफटीए से कोरिया और जापान जैसे देशों से लौह और अलौह क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, इसलिए नए एफटीए पर हस्ताक्षर करते समय सतर्क रुख अपनाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का है रेन्स डेंट रबर आउटपुट इंपोर्ट्स टू राइज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बारिश से रबर का उत्पादन प्रभावित, आयात बढ़ेगा। उद्योग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि भारत का प्राकृतिक रबर उत्पादन अक्टूबर और नवंबर में तेजी से गिरने की संभावना है, क्योंकि देश के शीर्ष उत्पादक राज्य केरल में भारी बारिश से दोहन गतिविधि बाधित हो रही है। कम उत्पादन भारत को आने वाले महीनों में इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आयात बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। इंडियन रबर डीलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष जॉर्ज वैली ने रॉयटर्स को बताया कि अक्टूबर में हम सितंबर की तुलना में उत्पादन में तेज गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का अनुमान है कि सितंबर में भारत ने 67,000 टन प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि नवंबर में भी उत्पादन कम रहने की संभावना है, क्योंकि पूर्वोत्तर मानसून के आने से भारी बारिश होगी, लेकिन दिसंबर से उत्पादन में सुधार होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में केरल में अब तक सामान्य से 117% ज्यादा बारिश हुई है। एक रबर डीलर एन राधाकृष्णन ने कहा कि श्रम की कमी से आपूर्ति बाधित है और भारी बारिश ने बारिश से सुरक्षित पेड़ों को भी मुश्किल बना दिया है। रेन गार्ड आमतौर पर प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो टैपिंग पैनल के ऊपर एक पेड़ के तने को घेर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन में मंदी टायर निर्माताओं को आयात बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है, जो स्थानीय आपूर्ति से सस्ता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाला है कि रेन गार्ड प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो टैप पैनल के ऊपर एक पेड़ के तने घेर लेते हैं। इसी के साथ हम आप अगली न्यूज का टाइटल है टेलीकॉम वांट 6 मंथ एक्सटेंशन ऑफ 5G ट्रायल। चलिए इसे पढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियां 5G ट्रायल का 6 महीने का विस्तार चाहती हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित टेलीकॉम ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभाग से 5G परीक्षण अवधि 6 माह बढ़ाने के लिए कहा है। मई में सरकार ने 6 महीने के लिए परीक्षण के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड और 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सभी दूरसंचार कंपनियों ने 5G परीक्षण की अवधि 6 माह और बढ़ाने की मांग है, जबकि वर्तमान परीक्षण अवधि नवंबर में समाप्त हो रही है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए मूल्य निर्धारण और कार्यप्रणाली पर दूरसंचार नियामक ट्राई की राय जानने के लिए 5G के वाणिज्यिक रोलआउट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नीलामी की समय सीमा पर कोई स्पष्टता नहीं है। उद्योग के सूत्रों को उम्मीद है कि यह अप्रैल-जून 2022 की अवधि में होगी। 4 मई को डीओटी ने चीनी कंपनियों की तकनीकों का उपयोग किए बिना 5G परीक्षण के लिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL के आवेदनों को मंजूरी दे दी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है भारती ऑप्ट फॉर 4 ईयर मोरेटोरियम ऑन ड्यूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारती ने बकाया पर 4 साल की मोहलत का विकल्प चुना। सूत्रों ने कहा कि भारती एयरटेल समायोजित सकल राजस्व AGR और स्पेक्ट्रम भुगतान पर 4 साल की मोहलत का विकल्प चुनेगी, जिससे वोडाफोन आइडिया के बाद यह दूसरा टेलको बन जाएगा, जो हाल ही में घोषित दूरसंचार राहत पैकेज का हिस्सा था। सूत्रों ने कहा कि टेलको ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग को फैसले के
बारे में बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में नकदी की तंगी से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र में जीवन रेखा का विस्तार करने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी थी, जिसमें एजीआर के फैसले के साथ साथ पिछली नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए सरकार को बकाया भुगतान पर 4 साल की मोहलत शामिल है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को 30 अक्टूबर तक 4 साल बकाया स्थगन के लिए अपने निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा था। साथ ही यह इंगित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था कि क्या वे अधिस्थगन अवधि से संबंधित ब्याज राशि को इक्विटी में परिवर्तित करना चाहते हैं। के साथ समाप्त जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है इल्लीगल एंट्रीज पीक एट यूएस बॉर्डर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिकी सीमा पर गैर कानूनी प्रविष्टियां चरम पर हैं। अक्टूबर 20 के बीच 1.7 मिलियन के करीब प्रवासियों ने अवैध रूप से यूएस में प्रवेश करने की कोशिश की और सितंबर 2021 के बाद से किसी भी 12 महीने की अवधि के लिए उच्चतम दर्ज किया गया आंकड़ा है ये। उनमें से करीब 0.15 मिलियन अकेले नाबालिग थे, जो सबसे ज्यादा थे। यूएस ने इस वर्ष एक बार से अधिक 27% व्यक्तियों को पकड़ा है। 1.7 मिलियन में से लगभग 2500 भारतीय। इसके साथ ही आप नीचे दिए गए ग्राफ में देख सकते हैं, जहां पर 1960 से लेकर के 2020 के बीच में यूएस के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर घुसने वाले व्यक्तियों की संख्या को दिखाया गया है कि जो 1960 में 1022 थे, वे 2020 में बढ़कर 17,34,686 हो गए और ये आंकड़े मिलियन में हैं। इसके साथ ही नीचे के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने भारतीय हैं जो सन 2007 से लेकर के 2021 के बीच अवैध रूप से अमेरिकी सीमा में घुसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2007 में 76 भारतीय थे, जो 2021 में बढ़कर 2,588 हो गए। अगले ग्राफ में आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2021 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अवैध रूप से अमेरिकी सीमा में प्रवेश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 में 18,411 ऐसे बच्चे थे और इसके साथ ही साथ 2021 में यह संख्या बढ़कर 14,06,925 के करीब हो गई है। इसके साथ ही सबसे अंतिम चार्ट में आप देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2015 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021 के बीच में ऐसे कितनी जनसंख्या थी जिन्होंने अवैध रूप से प्रवेश किया था। तो आप आज इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहीं पर 26 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। के साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।